प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का क्लास लेकर के। पिछले क्लास में हमने जो बसंत पुस्तक थी उसका 7वां पाठ पढ़ रहे थे, पापा खो गए, तो वो पूरा हो गया था। आज हम हिंदी सेकंड यानी कि जो हमारी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है आदर्श हिंदी व्याकरण, उसके जो 4 पाठ है वो मैंने पहले आपको करवा दिए हुए हैं। आज हम उसका पाठ 5वां है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है विकारी शब्द संज्ञा। तो हमने पिछले पाठों में अध्ययन किया है वर्ण विचार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं ना, तो उनमें विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार किन के कारण उत्पन्न होता है? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण। तो जिनके कारण विकार उत्पन्न होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द पहला है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय में शब्द विचार पाठांतर्गत गिनाए गए विकारी शब्दों में संज्ञा प्रथम है। सामान्य रूप से संज्ञा को सीमा में बांधना कठिन है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ज्ञानेंद्रियों से किया जा सकता है वह सब कुछ संज्ञा है। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा का क्षेत्र विस्तृत है, इसे सीमा में बांधना कठिन है। तो भी व्याकरणों ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वैसे तो क्या है कि संज्ञा, जैसा कि आपको पढ़ा है ना, तो समझ में आया होगा कि संज्ञा को कोई सीमा में नहीं बांध सकते ये संज्ञा क्या चीज़ होती है ना, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी है जिसको हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ मतलब हमारे आँख है ना, हमारी नाक है, हमारे कान हैं, हमारे हाथ हैं, जिनसे हम कुछ चीज़ों का अनुभव करते हैं, तो वे सभी संज्ञा होते हैं। और इसको यदि शॉर्ट भाषा में मैं आपको बताऊं तो संज्ञा मतलब होता है दुनिया की सभी चीज़ों को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको संज्ञा नहीं कहते, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ों का नाम है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का कोई जो नाम होता है ना वो संज्ञा है। अब ये जो परिभाषा है ना, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो परिभाषा में उल्लेखित प्राणी, वस्तु और स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के रूप में जो विशेष होते हैं, फिर सामान्य प्राणी, वस्तु और स्थान के रूप में, और फिर समुदाय या समूह के रूप में, और फिर गह है द्रव्य या पदार्थ के रूप में, और इसके अतिरिक्त भाव विशेष रह जाता है। और इस आधार पर संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया, यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपने 5वीं तक तो 3 पढ़े होंगे, है ना। अब आप षष्ठी में इसके 5 भेद पढ़ेंगे। सप्तमी में भी आपने 5 पढ़े हैं, सॉरी, अभी आप 7वीं में भी इसके 5 भेद पढ़ेंगे। 5वीं तक तो आपने 3 पढ़े होंगे। अब संज्ञा का पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर समुदायवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे ये 5 इसके भेद हैं। अब इनको समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई विशेष प्राणी हो, है ना, जैसे विशेष प्राणी है राम, मोहन, ये एक नाम लिया है। राम एक लड़के का नाम है ना, मोहन एक लड़के का नाम है, नील गाय, चेतक, हवेल, मछली आदि। उसी तरह विशेष स्थान हो गए लाल किला, आगरा, मुंबई, सूरतगढ़, जोधपुर, ये एक जगह का नाम है ना, विशेष जगह का नाम है, तो इसलिए ये भी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक हो गए। फिर विशेष वस्तुएं हैं जैसे रामायण, गीता, लंगड़ा आम हो गया। अब सारे आम का नाम लेना वो तो फिर जातिवाचक हो जाता है। एक जाति का नाम लिया तो वो लंगड़ा आम हो गया, तो इसलिए वो विशेष हो गया। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पोलर पंखा, टेक्सला, टीवी आदि। उपयुक्त सभी शब्द क्रमशः विशेष प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराते हैं, तो ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन प्राणी बोधक, स्थान बोधक और वस्तु बोधक शब्दों से किसी विशेष का ज्ञान न होकर के इनकी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जिससे पूरी जाति का पता लगता हो, जैसे सामान्य प्राणी में पशु है। अब पशु बोला ना तो पशु, पूरी जाति पशु हो गई, इसमें भेड़ भी, बकरियां भी, गाय भी, भैंस भी, कुछ मतलब पूरे पशु हो गए। उसी तरह पक्षी का नाम लिया तो पक्षी भी सारे पक्षी हो गई, मतलब एक तोता नहीं, सारे पक्षी हो गए, तो पूरी पक्षी जाति होगी। उसी तरह बालक में ऊपर वाले में तो जैसे मोहन था ना वो व्यक्तिवाचक था, अब बालक मतलब सारे बालक हो गए, तो ये जातिवाचक हो गए। मछली मतलब सभी मछलियाँ, पौधा, पेड़, कीट आदि। फिर सामान्य स्थान है जैसे मैदान, शहर, विद्यालय, ये सारे मैदान हो गए, शहर हो गए, विद्यालय हो गए। अब ऊपर व्यक्तिवाचक था, उसमें तो एक शहर का नाम लिखा हुआ था ना, कोई भी शहर का नाम लिखा था, जोधपुर, मुंबई, सूरतगढ़, जो भी,
अब इसमें तो सारे शहर आ गए। उसी तरह विद्यालय, द्वीप, गांव, प्रशिक्षण केंद्र आदि। ठीक है। अब सामान्य वस्तुएं जैसे फल है, सभी फल की जाति हो गई। बर्तन हो गए, सभी बर्तन हो गए। उपस्कर हो गए, वस्त्र हो गए, पत्थर हो गए आदि। उपयुक्त सभी शब्द सामान्य प्राणियों, सामान्य स्थानों और सामान्य वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, अर्थात इससे इनकी जाति का बोध होता है। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। फिर है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक व समुदायवाचक सभी प्रकार के संज्ञा भेदों में आने वाले संज्ञा शब्दों के भाव, दशा, अवस्था, गुण, स्वाद आदि जिन शब्दों से प्रकट होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने जो ऊपर भेद पढ़े ना, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो अब उनमें अगर यदि किसी का भाव आ जाए, दशा आ जाए, अवस्था आ जाए, गुण आ जाए, तो वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे बचपन है ना, ये एक भाव है। बुढ़ापा है, ये दशा है। बचपन भी दशा है। घबराहट एक दशा है। ये मिठास है, ये क्या है? मिठास, स्वाद आदि हो गया है ना। सुंदरता है तो ये गुण हो गया। पशुत्व है, ये भी क्या हो गई? ये भी गुण हो गया। चंचलता है, ये भी गुण हो गया। तो इस तरह जो गुण होती है या दशा होती है या अवस्था होती है या स्वाद होते हैं, वो सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। फिर यहाँ उदाहरण अंतर्गत दिए गए सभी शब्द गुण, दशा आदि भावों का ही प्रकट करते हैं। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक शब्द संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं। भाववाचक कैसे बनते हैं? उनमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे आप ये नीचे सारणी देख रहे हो ना, शब्द कौन सा है? लंबा। अब लंबा शब्द संज्ञा है, लेकिन इसमें ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? लंबाई। और लंबाई क्या है? अब ये भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी तरह व्यक्ति है, व्यक्ति में तव जोड़ दिया तो हो गया व्यक्तित्व, तो ये गुण हो गया, तो ये भी भाववाचक संज्ञा होगी। अब पशु में भी ता जोड़ दिया तो बन गया पशुता, पशुता भी एक गुण होता है, तो ये भी क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। तीखा, तीखा में पन जोड़ दिया तो बन गया तीखापन। मोटा में पा जोड़ दिया तो मोटापा, ये भी भाववाचक शब्द हो गया। तो थका में वट जोड़ दिया तो थकावट बन गया। पंडित में यह जोड़ दिया तो पंडितय बन गया। तो ये भी सारे भाववाचक शब्द हो गए। फिर है संज्ञा शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द है ना जो, इनसे भी भाववाचक शब्द बनते हैं। जैसे बच्चा है तो इसका भाववाचक बन गया बचपन। उसी तरह चिकित्सा है तो चिकित्सक है तो उसका बन गया चिकित्सा। डाकू है तो डकैती, भाई है तो भाईचारा। फिर इधर वीर है तो वीर का भाववाचक क्या बन गया? वीरता। चोर का चोरी, शूर का शौर्य। तो ये जो आज हमने पाठ पढ़ा है ना, पाठ कौन सा है? पाठ 5, विकारी शब्द संज्ञा। तो हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े, और हमने संज्ञा के 3 भेद अभी पढ़ लिए हमने, है ना, भाववाचक संज्ञा तक। शेष पाठ जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के साथ में आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं अपने। ये देखिए प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से संज्ञा शब्दों को किस श्रेणी पर रखा गया है? संज्ञा की परिभाषा लिख के समझाइए, संज्ञा भेदों के नाम लिख के समझाइए, और उत्तर पुस्तिका में एक तालिका बनाकर शब्दों को उचित खानों में लिखिए। तो ये उचित खानों में लिखने हैं। चौथा प्रश्न, 5वां भाववाचक संज्ञा बनाइए। छठा भाववाचक संज्ञा पद से प्रयुक्त शब्द बनाइए। फिर है 5 भाववाचक संज्ञा पद लिखिए जो संज्ञा विशेषण क्रियापदों से बने हो। तो ये 7 प्रश्न है कुल। तो मैं 4 प्रश्नों के उत्तर आज आपको भेज रहा हूँ, और शेष 3 प्रश्नों के उत्तर हम अगला जब पाठ पढ़ेंगे तो उसके साथ हम करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।